हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इनइक्वालिटीज कंप्लीट करने जा रहे हैं केवीपीवाई एसए के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर हम लोग एक पॉलिनोमियल फंक्शन को लेकर जानेंगे कि किस तरह से हम लोग ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है और आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के ग्राफ फॉर्म होते हैं जब हम पॉलिनोमियल फंक्शंस को प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले लीडिंग कोएफिशिएंट्स को ग्राफ से कैसे रिलेट करें। अगर n ऑड है, जहां पर n हाईएस्ट पावर मतलब ऑर्डर है, तो अगर n ऑड है और an मतलब फर्स्ट जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर का कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो लेफ्ट की तरफ ग्राफ फॉल करेगा और राइट की तरफ ग्राफ राइज करेगा। जैसा हम लोग यहाँ एक क्यूबिक एक्सप्रेशन के लिए देख सकते हैं ग्राफ का, तो यहाँ पर लेफ्ट की तरफ फॉल कर रहा है और राइट की तरफ राइज कर रहा है। सिमिलरली अगर n ऑड है और an नेगेटिव है तो बस ये ग्राफ उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ ये राइज करेगा और राइट की तरफ ये फॉल करेगा। अगला है, अगर n इवन है और an पॉजिटिव है तो ये ग्राफ राइट की तरफ भी राइज करेगा और लेफ्ट की तरफ भी राइज करेगा। ये हम लोग यहाँ पर फोर्थ ऑर्डर की अगर इक्वेशन को देखें तो हम यहाँ से समझ सकते हैं। सिमिलरली अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी जब हम लोग देखते हैं तो हमें दिखता है कि वो दोनों तरफ से इस तरह से राइज करता है अगर a पॉजिटिव हो तो। सिमिलरली अगर n इवन और an नेगेटिव हो तो वो दोनों तरफ फॉल करेगा, दोनों तरफ नीचे की तरफ जाएगा। अगला है रूट्स को ग्राफ से कैसे रिलेट करें। तो अगर जीरो जो है मतलब जो रूट है उस फंक्शन का या फिर उस इक्वेशन का वो इवन मल्टीप्लिसिटी वाला होता है तो वहां पर ग्राफ सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करके ऊपर चली जाती है। हम लोग इवन मल्टीप्लिसिटी कैसे डिफाइन करते हैं। मान लीजिए अल्फा एक रूट है, इसका पावर 2 है, तो यहां पर क्या होगा कि अल्फा के पास ये वाली ग्राफ बस टच करते हुए चली जाएगी, मतलब अल्फा के नीचे नहीं जाएगी और अल्फा के आस या पास वो कट नहीं करेगी एक्स एक्सिस को, सिर्फ एक जगह टच कर वो आगे बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर ऑड मल्टीप्लिसिटी है तो वहां पर क्रॉस होती है ग्राफ और साइन चेंज हो जाता है वहां ग्राफ का। आगे हम लोग देखें, ये जो साइन चेंज वाला कॉन्सेप्ट है ये हम वेवी कर्व मेथड में भी थोड़ा यूज करते हैं, तो इसे याद रखिएगा कि जहां पर भी और इवन मल्टीप्लिसिटी है वहां ग्राफ सिर्फ टच करके आगे बढ़ेगा और जहां पर ऑड मल्टीप्लिसिटी है वहां पर साइन चेंज हो जाएगा ग्राफ का। उसके बाद है कि कैसे हम लोग जो रूट्स हैं या फिर जो सॉल्यूशंस हमें मिल रहे हैं उनके प्रोडक्ट, उनके सम या फिर दो करके उनके प्रोडक्ट्स को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं और कोएफिशिएंट से किस तरह से वो रिलेट करते हैं। तो जैसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ये क्वाड्रेटिक के लिए हमने छोटे स्केल पर पढ़ा था, उसे ही बस एक्सपैंड कर देना है कि अगर सभी रूट्स का सम जो होता है वो -a1/a0 के बराबर होता है। a0 यहाँ फर्स्ट कोएफिशिएंट है और a1 सेकेंड कोएफिशिएंट है जो कि एक कम पावर का होगा। सिमिलरली α1 α2 प्लस α2 α3 करके अगर हम लोग सभी रूट्स को दो करके करें तो a2 के साथ जो इसके बाद आएगा a2 के साथ a0 को डिवाइड करने से और पॉजिटिव साइन यहाँ पर लेना होगा। तो यहाँ आप देखिएगा कि सबसे पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव करके जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और लास्ट में क्या होता है कि अगर सभी का प्रोडक्ट्स एक ही साथ ले लिया जाए तो यहाँ -1n आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया नेगेटिव पॉजिटिव करना है तो वही चीज़ यहाँ पर -1n an/a0 के बराबर होता है सभी रूट्स का प्रोडक्ट। ये आप याद रखें क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं केवीपीआई में उनमें देखा जाता है कि इन सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा रहते हैं और इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन रहेंगे तो उनमें ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड रहती हैं। उसके बाद है क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो मिनिमम पॉइंट होता है, मतलब हम कह सकते हैं जहाँ पर वो टर्न करता है, उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं -b/2 है और -d/4 है। ये चीज़ आप याद रखें कि अगर अपवर्ड फेसिंग कर्व है तो वहाँ पर मिनिमम वैल्यू होगा ये कोऑर्डिनेट्स का, और अगर डाउनवर्ड फेसिंग है तो वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो कर्व का होगा वो इस कोऑर्डिनेट पर आता है। उसके बाद है लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आप डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंडीशंस को थोड़ा बहुत याद रखते हैं तो ये बेटर होगा। अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं मतलब दोनों रूट 0 से बड़े हैं तो वहाँ -b/a भी 0 से बड़ा होगा। इसे आप डिराइव कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए दोनों रूट 0 से बड़े हैं तो इस तरह से जो कर्व होगा वो पास करेगा। इस कर्व का लोएस्ट पॉइंट जैसा हम लोग जानते हैं यहाँ पर -b/2a होता है। अगर ये दोनों रूट 0 से बड़े हैं तो -b/2a भी ऑफ कोर्स 0 से बड़ा ही होगा।
सिमिलरली c बाई a भी 0 से बड़ा होना चाहिए इस केस में, और b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा, मतलब d जो होता है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमें रियल रूट्स चाहिए होते हैं। ऐसे ही अगर किसी एक स्पेसिफिक नंबर से बड़े चाहिए हमें, दोनों k से बड़े, तो वहां पर माइनस बी बाई 2a जो होगा वो k से बड़ा हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर आप लिख लीजिए 2a और 2a है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि माइनस बी बाई 2a इस केस में k से बड़ा हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ 0 डाला था वैसे हम लोग k डालेंगे, और क्योंकि दोनों रूट्स k से बड़े हैं तो माइनस बी बाई 2a भी k से बड़ा हो जाएगा। इन कंडीशंस को आप कोशिश करें याद रखने का, या फिर आप देख लें कि किस तरह से इन कंडीशंस को हम लोग डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में हो सकता है आपको किसी एक जगह ऑप्शन में ही इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना या फिर चेक करने की कोशिश की ज़रूरत पड़ जाए। तो अगला हम लोग बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों लाया गया? तो पहले हमारा काम रियल नंबर से चल जाता था, लेकिन आपने देखा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करते वक्त जब जब d की वैल्यू 0 से कम आती थी तो हम लोग कह देते थे देयर आर नो रियल रूट्स। पर अगर हमें फिर भी रूट्स डिफाइन करने की ज़रूरत पड़े तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का सहारा लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे i कहा जाता है। ये रूट अंडर -1 के बराबर होता है। इसकी मदद से क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि अगर माइनस a आ जाए कहीं पर जहाँ पर a पॉजिटिव है, तो हम लोग यहाँ पर रूट a को अलग और रूट -1 को अलग कर सकते हैं। रूट a निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ये पॉजिटिव था। मेन जो दिक्कत आती थी हमें वो रूट अंडर -1 निकालने में आती थी। तो बस हमने इसे डिफाइन कर दिया i के बराबर। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो आपने पढ़ा है, उसमें आप अब अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आप आसानी से कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस लिखकर, कॉम्प्लेक्स रूट्स लिखकर आंसर बता सकते हैं। i की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। i को अगर 4n पर रेज किया जाए तो ये 1 के बराबर होता है। आप खुद ही देख सकते हैं अगर -1 का स्क्वायर किया जाए तो ये -1 के बराबर होगा, और फिर रूट अंडर -1 का स्क्वायर किया जाए तो ये -1 के बराबर, और फिर -1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो बस यहाँ स्क्वायर का स्क्वायर करना है। तो आपको यहाँ पर टू द पावर 4n अगर रख दिया जाए तो यहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाती है कि ये 1 के बराबर है। बस 1 में अगर आप फिर से i मल्टीप्लाई कर देंगे तो i, अगर i में फिर से आप i मल्टीप्लाई करते हैं तो -1, और अगर उसमें i मल्टीप्लाई करते हैं तो -i के बराबर आ जाता है। ये चीज़ आप याद रखें क्योंकि हो सकता है आपको कभी कभी कन्वर्ट करना पड़े बड़े पावर्स को i के छोटे पावर्स के अंदर। उसके बाद है इमेजिनरी और रियल एक्सिस। हम लोग जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन करते थे रियल नंबर्स के लिए, वैसे ही यहाँ पर हम एक आर्गन्ड प्लेन डिफाइन कर देंगे। आर्गन्ड प्लेन में क्या होता है कि एक रियल एक्सिस ली जाती है और एक इमेजिनरी एक्सिस ली जाती है। जैसा हम कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हम लोग पढ़ते थे तो जैसा वाई एक्सिस हम लोग पढ़ते थे, उसी वाई एक्सिस को आप समझ लीजिए कि हमने यहाँ पर इमेजिनरी एक्सिस ले लिया है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग x प्लस आई वाई के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर y को इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और x को रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। ये जो z है, ये इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, मॉड्यूलस इसे कहते हैं। इसकी वैल्यू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होती है। आप इसे आसानी से कैसे समझ सकते हैं कि जहाँ पर इमेजिनरी और रियल एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को आप ऑरिजिन ले लीजिए, मतलब 0,0 ले लीजिए, और यहाँ से आपको पता है कि अगर ये x है और ये y है तो इसकी वैल्यू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आएगी ही। तो इस तरह से आप इसे रिलेट करने की कोशिश करिए कोऑर्डिनेट एक्सिस से, जो आपने पहले पढ़ा है, तो आपको थोड़ी मदद मिलेगी इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आगे हम लोग देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका नेगेटिव ले लिया जाता है। इस तरह से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। कॉन्जुगेट की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि यूज होती हैं क्वेश्चंस में। अगर हम लोग किसी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले लें तो हमें जो ओरिजिनल नंबर था वो मिल जाएगा। अगर हम कॉन्जुगेट को उस नंबर से ऐड करें ओरिजिनल नंबर से तो हमें 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट मिल जाता है। यहाँ आप देख ही सकते हैं कि अगर हम लोग x प्लस आई वाई को x माइनस आई वाई से ऐड कर दें तो हमें 2x मिलेगा, और x रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, इसीलिए 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z यहाँ हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद है z माइनस z डैश। अगर हम लोग कर दें तो हमें 2 टाइम्स
इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इंटू आई मिलेगा। बस आप यहाँ पर भी देख लें, आई वाई में अगर हम लोग आई वाई ऐड कर देंगे, जैसा अगर एक नेगेटिव साइन आया तो x और x तो कट जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें 2i मिल जाएगा। y को हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, तो बस यहाँ पर 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट इंटू आई के बराबर हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग देखें कि अगर प्रोडक्ट है कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का और उस प्रोडक्ट का अगर कॉन्जुगेट लिया जाए तो हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सेपरेट भी कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद सिमिलरली अगर सम है और अगर डिवीजन है तो वहां पर भी हम लोग दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सेपरेट कर सकते हैं उनका कॉन्जुगेट लेते वक्त। उसके बाद है मॉड्यूलस। जैसा मैंने आपको बताया था ऊपर, मॉड्यूलस की वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड्यूलस की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम लोग यहाँ z1 ले लें x1 प्लस iy1 और z2 ले लें x2 प्लस iy2, तो हमें z2 माइनस z1 का मॉड्यूलस मिलता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। ये आप रिलेट कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा था किस तरह से दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम निकालते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर आप एक आर्गेंड प्लेन ले लेंगे और इसे y एक्सिस मान लीजिए, अभी के लिए इमेजिनरी एक्सिस को, इसे जो रियल एक्सिस है उसे x एक्सिस मान लीजिए, तो दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस हम वहां निकालते थे सेम चीज हमें यहां भी करनी है। दो इमेजिनरी नंबर्स के बीच अगर हम लोग डिफरेंस निकाल के उनका मॉड्यूलस निकालें तो किस तरह से हमें मिलता है। उसके बाद है कि जो z का मॉड्यूलस होता है वही z कॉन्जुगेट का और वही माइनस z का। तो ये चीज़ तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप x प्लस आई वाई लें, x माइनस आई वाई लें या माइनस x माइनस आई वाई लें, इन तीनों ही केसेस में आपको जो मॉड्यूलस मिलेगा वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलता है। उसके बाद हम लोग देखें कि अगर z का मॉड्यूलस 0 है तो इसका मतलब है कि उसका रियल पार्ट भी 0 होगा और उसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। ये भी याद रखना काफ़ी ज़रूरी है कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस 0 दिया जाए, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑरिजिन पर सिचुएटेड है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑरिजिन से उसकी डिस्टेंस 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ऑरिजिन पर ही लोकेटेड है और उसका x और y दोनों 0 के बराबर होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z जो होता है वो z के मॉड्यूलस से छोटा और z के मॉड्यूलस के नेगेटिव से बड़ा होता है हमेशा। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट भी z के मॉड्यूलस से लेस देन इक्वल टू और z के मॉड्यूलस के नेगेटिव से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है हमेशा। उसके बाद है कि अगर हम लोग z1 प्लस z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है z1 मॉड्यूलस का स्क्वायर, z2 मॉड्यूलस का स्क्वायर और इसमें ऐड होगा 2 टाइम्स रियल ऑफ z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट। सिमिलरली z1 माइनस z2 का स्क्वायर जो हम लोग निकालते हैं वो आता है z1 का स्क्वायर प्लस z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 डैश। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं कि सिर्फ आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन चेंज कर देना है इन दोनों फॉर्मूले को याद करते वक्त। आगे हम लोग देखें कि z मॉड्यूलस का जो स्क्वायर होता है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है और यही चीज हमें मिलती है जब हम लोग z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी भी याद रखने वाली है कि z का जो मॉड्यूलस होता है वो इक्वल होता है z इंटू z कॉन्जुगेट के। उसके बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज जैसा हमने ऊपर देखा था वैसे ही यहाँ अगर आप किसी प्रोडक्ट का मॉड्यूलस लें तो हम उसे सेपरेट करके लिख सकते हैं और अगर किसी डिवीजन का हम लोग ऐसा ले लें तो उसे भी हम लोग सेपरेट करके अलग अलग लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सम का आता है उसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। जब भी हम लोग किसी सम का मॉड्यूलस लेंगे वो इंडिविजुअल टर्म्स के मॉड्यूलस के सम से छोटा या इक्वल आएगा। सिमिलरली अगर हम लोग दो का डिफरेंस लेंगे तो दो के डिफरेंस का मॉड्यूलस लेंगे तो वो इंडिविजुअल मॉड्यूलसेस के डिफरेंस से हमेशा बड़ा आएगा। ये चीज याद रखने वाली है और काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और आपको समझना है किस तरह से इसे अप्लाई किया जा सकता है। आप इसे प्रूफ आराम से कर सकते हैं। आपको बस जो ऊपर हमने कंसिडरेशंस ली थी उन्हें ही क्लियरली लिखना है तो आप इसे आसानी से प्रूव कर पाएंगे। अगला हम लोग बढ़ते हैं आर्ग्यूमेंट की तरफ। तो आर्ग्यूमेंट एक स्पेशल टर्म है जो कि डिफाइन किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। ये क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये tan इनवर्स y बाई x के बराबर होता है। मतलब इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट का अगर हम लोग tan इनवर्स ले लें तो हमें जो एंगल मिलता है वो ही आर्ग्यूमेंट कहलाता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का।
जो अल्फा यहाँ से आता है वो हमेशा π/2 से 0 के बीच में होता है। ये क्योंकि हम लोग यहाँ पर मॉड्यूलस ले रहे हैं और tan इनवर्स है, इसीलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमेशा हमें π/2 से 0 के बीच का ही एंगल मिलेगा। अगर ये आर्ग्यूमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आर्ग्यूमेंट निकालते वक्त हमें सिंपली यहाँ अल्फा डाल देना है। लेकिन अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ हमें पाई माइनस अल्फा डालना होगा। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हमें अल्फा माइनस पाई डालना होगा, और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम डायरेक्टली माइनस अल्फा यहाँ लिख सकते हैं। आपको देखना है कि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आती है आर्ग्यूमेंट की वो 0 से बड़ी होती है, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये 0 से छोटी होती है आर्ग्यूमेंट। उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो आप देखेंगे तो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज के सिमिलर है। लॉग आपको पता है कि अगर हम वहाँ log a प्लस log b करते हैं तो उसका जो सम मिलता है हमें वो log a b के बराबर होता है। वही चीज़ यहाँ भी है। अगर हम आर्ग्यूमेंट z1 को आर्ग्यूमेंट z2 से ऐड करें तो हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 मिलता है। अगर हम यहीं पर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें z1 बाई z2 मिलता है। अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट लें तो हमें माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z मिलता है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट इक्वल होता है z1 माइनस z2 के। ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट होता है नेगेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और यहाँ पर कॉन्जुगेट होने के कारण इधर नेगेटिव साइन आ जा रहा है जब हम लोग z2 लिखते हैं तो। उसके बाद है अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z 0 या पाई है, इसका मतलब है कि वो नंबर प्योरली रियल है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इस एक्सिस में आर्ग्यूमेंट 0 या पाई होने का मतलब क्या है, या तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा या फिर इस तरह से, मतलब यहाँ कहीं सिचुएटेड होगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि प्योरली रियल एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसीलिए वो नंबर प्योरली रियल है। सिमिलरली अगर आर्ग्यूमेंट प्लस माइनस π/2 के बराबर आता है तो हम देख सकते हैं कि वो एक प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, क्योंकि पूरी तरह से ये इमेजिनरी एक्सिस पर लाई कर रहा है। आगे हम लोग बढ़े पोलर रिप्रेजेंटेशन की तरफ। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन एक अच्छा मेथड है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कई सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने का, और ये थोड़ा सा आसान कर देता है हमारे लिए सॉल्व करना भी। तो ये कैसे होता है, यहाँ पर हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ z को थीटा लिखते हैं और मॉड्यूलस ऑफ z को r लिखते हैं। बस इन्हीं दो टर्म्स की मदद से हम लोग पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। हम लोग z को लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये कैसे आया, r को अगर तोड़ दें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में तो हम क्या देखते हैं, ये r cos थीटा होगा और ये r sin थीटा होगा। बस इसी चीज को हम लोग यहां पर लिख दे रहे हैं, r cos थीटा प्लस r sin थीटा इंटू i। तो यही चीज आपको करना है। यहां पर आप देख सकते हैं कि पोलर फॉर्म में किस तरह हम छोटे ढंग से, मतलब सिर्फ दो वेरिएबल्स की मदद से डिफाइन कर पा रहे हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। उसके बाद यूलर्स फॉर्म बस इसको और थोड़ा कंप्रेस करने में मदद करता है, और हम लोग cos थीटा प्लस i sin थीटा को e टू द पावर i थीटा लिख सकते हैं। बस यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि z इज इक्वल टू r इंटू e टू द पावर i थीटा। ये प्रॉपर्टी याद रखने वाली चीज है, क्योंकि आगे हम लोग इसे अप्लाई करके अलग अलग और भी जो थ्योरम्स हैं और कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, उनको भी थोड़ा सा डीप में डिस्कस कर पाएंगे। अगला है डी मॉइवर्स थ्योरम। तो डी मॉइवर्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 को मल्टीप्लाई करें, इस तरह से अगर आगे बढ़ते जाएं तो cos के अंदर जितने भी टर्म्स थे उन्हें बस ऐड कर देना है, वैसे ही sin के अंदर जितने भी एंगल्स थे उन्हें ऐड करके i से मल्टीप्लाई कर देना है। इसे आप आसानी से ऊपर वाले यूलर्स फॉर्म से प्रूव कर सकते हैं। cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 को हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर i थीटा 1। सिमिलरली cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा को हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर i थीटा 2। और इसके बाद जैसा भी हमें मिले, बस हमें पता है कि अगर प्रोडक्ट हम करें तो पावर वहां पर ऐड हो जाता है। तो बस e टू द पावर i थीटा 1 प्लस थीटा 2 और जितना भी इसके आगे हो, बस इसे हम लोग और ब्रेक कर लेंगे तो हमें मिलेगा cos ऊपर जो है लिखा हुआ थीटा 1 प्लस थीटा 2 डॉट 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 प्लस i sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आप अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है उन्हें प्रूव कर सकते हैं यूलर्स फॉर्म की मदद से। इसीलिए मैंने कहा कि यूलर्स फॉर्म काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने में। वैसे ही आगे हम लोग बढ़ें तो cos थीटा प्लस i sin थीटा की वैल्यू आती है cos n थीटा प्लस i sin n थीटा के बराबर। इसे भी आप ऊपर यूलर्स फॉर्म से ही प्रूव कर सकते हैं।
वैसे ही cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को अगर p बाई क्यू, तो यहाँ बस उसको एक स्पेशल फॉर्म हम लोग कह सकते हैं इसका। यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी रेशनल नंबर ले लें तो बस वहाँ पर p बाई क्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर की तरफ थीटा के पहले। आगे हम लोग देखें nth रूट ऑफ यूनिटी। अगर x टू द पावर n 1 के बराबर है तो यहाँ से हम लोग को x जो मिलता है वो इसके बराबर होता है cos 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n टू दी पावर k। k यहाँ पर 0 1 2 करते करते n माइनस 1 के बराबर जाता है। ये हम लोग देख सकते हैं अगर यहाँ पर हम लोग ओमेगा एक डिफाइन कर दें cos 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n, तो यहाँ हमें x 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर करते करते ओमेगा टू द पावर n माइनस 1 तक ले जाएगा। और ये सारे टर्म जैसा आप देख सकते हैं जीपी में लाइक कर रहे हैं, मतलब इन सब का जो सम होगा वो हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ओमेगा टू द पावर n माइनस 1 0 के बराबर आता है, मतलब ओमेगा टू द पावर n माइनस 1 तक का सम 0 के बराबर आता है। और ओमेगा टू द पावर n 0 है, इसीलिए जब आप इसको इसमें डालकर सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाएगा कि ये चीज़ 0 आ रही है। उसके बाद क्यूबिक रूट के बारे में शायद आपने पढ़ा भी होगा पहले। अगर हम लोग क्यूब रूट ऑफ 1 ले लें तो हमें 3 टर्म्स मिलते हैं। ऐसे तो आप जब जूनियर क्लासेस में होंगे तो आपने एक ही टर्म देखा होगा, लेकिन जब अब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ ली हैं तो आप आसानी से इन टर्म्स को निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ पर भी ओमेगा का यूज़ करते हैं इन रूट्स को डिफाइन करने के लिए। यहाँ हम 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं रूट्स को, जहाँ पर ओमेगा की वैल्यू होती है cos 2 पाई बाई 3, क्योंकि यहाँ पर n 3 है, cos 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3। यहाँ हम लोग ओमेगा को जब इसको तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 1 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2 आई और माइनस 1 बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 2 आई। उसके बाद है कोनीज रोटेशन फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमें अगर प्लेन में दी गई हो 2 पॉइंट्स, उनके बीच में अगर हमें रोटेट करते हुए उन्हें एक दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वो हम लोग इस कोनीज रोटेशन फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट तो नहीं है केवीपीवाई को लेते हुए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, हो सकता है किसी क्वेश्चन में इसे अप्लाई करने का मौका मिल जाए। तो इसके लिए है कि अगर Z2 और Z1 के बीच θ1 माइनस θ2 का एंगल है, जहां पर θ1 माइनस θ2 को हम लोग अल्फा लिखते हैं। θ1 क्या है, ये Z1 वाला एंगल, और θ2 था Z2 वाला एंगल। तो जाहिर है कि इनके बीच का जो एंगल होगा वो θ1 माइनस θ2 ही होगा। तो यहाँ कोनीज रोटेशन फॉर्मूला क्या कहता है कि Z1 माइनस Z3, अगर हम लोग यहाँ ऑरिजिन मान लें तो यहाँ Z3 लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्ट 0 0 डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करना हो, आपने ये चीज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी होगी, रोटेशन कैसे करते हैं हम लोग किसी लाइन का, तो बस वही है कि यहाँ पर अगर हमें किसी पॉइंट जो कि Z3 है उसके अबाउट रोटेशन करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो Z1 माइनस Z3 बाई Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z3 बाई मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z3 इंटू ई आई अल्फा। ये चीज़ आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये फॉर्म निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो जानने वाली बात है वो ये है कि अगर हमें इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करने की कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम इस तरह से इसे रोटेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको हेक्सागन का एक पॉइंट दे दिया जाए और आपको अगला पॉइंट निकालने के लिए बोला जाए तो आपको वहाँ पर 60 डिग्री के अबाउट रोटेट कर देना है, तो आपको आसानी से वो पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद है कुछ और थ्योरम्स हम लोग कह सकते हैं। रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू कॉस थीटा। ये चीज़ हम लोग क्या कह सकते हैं, OA डॉट OB के बराबर है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा अभी वेक्टर्स के बारे में, वहाँ पर वेक्टर को जब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो 2 तरह से करते हैं, स्केलर और वेक्टर। तो ये डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर प्रोडक्ट होता है और इसमें कॉस थीटा लिया जाता है। दोनों वेक्टर्स के बीच में वहाँ पर जो एंगल होता है उसे थीटा मान लें। तो सिमिलरली यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केसेस में भी वही चीज़ करना है, यहाँ कॉस थीटा ले लेना है। सिमिलरली अगर हमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 डैश निकालना हो तो वो होता है Z1 का मॉड्यूलस इंटू Z2 का मॉड्यूलस इंटू साइन थीटा, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट के भी मॉड्यूलस के बराबर होता है। उसके बाद है अगर हमें एरिया निकालना हो ट्राइंगल OAB का, तो हम यहाँ पे हाफ इंटू OA क्रॉस OB करते हैं। ये चीज़ आपने फिजिक्स में पढ़ी है डिटेल में, बस उसे इससे रिलेट करके आपको समझना है कि OA
क्रॉस ओ बी के बराबर होता है, इंटू हाफ कर देना होता है एरिया निकालने के लिए, मतलब हाफ इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 अगर हम लोग करें तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अगला हम लोग बढ़े लोकस की तरफ। लोकस आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वही चीज हमें यहां भी करनी है। अब आप रिलेट करके देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, ताकि आप दोनों चीजों को समझने में थोड़ी आसानी हो। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर आगे जब आप पढ़ेंगे फिजिक्स में तो आपको अलग अलग और भी चीजों से जुड़ता हुआ दिखेगा। इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ जो चीजें हम लोग डिफाइन करते हैं, जो चीजें हम लोग समझते हैं, वो हमें आगे भी काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो यही यहाँ पर करना है। आर्ग्यूमेंट अगर Z1 माइनस Z1 का मॉड्यूलस हमेशा A के बराबर हो तो इससे एक सर्कल बनता है जिसमें सेंटर Z1 है और रेडियस A है। आप समझ सकते हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक Z1 पॉइंट लेते हैं। इससे अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जो हमेशा A दूरी पर है, तो ये आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि एक पॉइंट से हमेशा अगर कोई दूसरा पॉइंट सेम दूरी पर है तो क्या ये एक सर्कल नहीं है? क्या सर्कल के हर पॉइंट उसके रेडियस के बराबर दूरी पर होते हैं उसके सेंटर से? तो हाँ, होते हैं। तो बस इसी तरह से आपको रिकॉग्नाइज करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का लोकस बनेगा। सिमिलरली अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 थीटा के बराबर है, जहां पर थीटा एक कांस्टेंट है, तो हमें एक रे मिलता है। मतलब मान लीजिए अगर ये Z1 है, मतलब Z1 के लिए जो अगर हम लोग एक लाइन कंसिडर कर लें और Z हमेशा इससे एक थीटा एंगल बनाकर चलता है, तो इसका मतलब ही है कि यहां से निकला हुआ एक रे है। ये एक रे की तरह ये हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहेगा थीटा एंगल बनाते हुए Z1 के लाइन के साथ। वैसे ही अगर Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2 इसके बराबर होता है तो हमें मिलता है एक एलिप्स, जिसमें Z1 माइनस Z2 छोटा होना चाहिए उसके मुकाबले। वैसे ही अगर एक लाइन सेगमेंट मिल जाता है इस केस में, जब Z1 माइनस Z2 उसके बराबर होता है तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि हम लोग एलिप्स जब पढ़े थे, या फिर आपने पढ़ा होगा एलिप्स में, तो आपको दिखा होगा कि 2 पॉइंट से हम लोग ये चीज़ डिफाइन करते हैं। 2 पॉइंट्स की जो दूरी, 2 पॉइंट से जो दूरी होती है, ये हमेशा फिक्स्ड होती है एलिप्स के केस में। मान लीजिए हम इसे Z2 ले लें और इसे Z1 ले लें, तो हमें दिखेगा कि एलिप्स जब भी बनता है तो इसकी दूरी इस Z1 पॉइंट से, जो कि फोकाई होते हैं Z1 और Z2 किसी भी एलिप्स के, तो यहाँ 2 पॉइंट से ये बराबर दूरी पर होता है अगर हम लोग उनसे डिस्टेंस को ऐड कर लें तो। वैसे ही अगर ये Z1 माइनस Z2 के बराबर हो जाए तो हमें क्या मिलेगा कि एक स्ट्रेट लाइन के बराबर हो जाता है वो, जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। सिमिलरली अगर उनका डिफरेंस उसके बराबर होता है तो यहाँ पर हमें एक हाइपरबोला मिलता है। हाइपरबोला की भी एक प्रॉपर्टी होती है कि डिफरेंस वहाँ पर दोनों फोकाई से इक्वल होना चाहिए हर पॉइंट का, तो वही चीज़ यहाँ पर लगती है। अगला हम लोग देखें कि अगर Z1 माइनस Z2 इक्वल हो जाए Z माइनस Z2 के, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता है उस लाइन के। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर Z1 और Z2 डिफाइन कर देते हैं, तो हमें एक ऐसे पॉइंट का लोकस चाहिए जो कि इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो ऐसा क्या चीज़ होता है, ऐसी कौन सी लाइन होती है जो इससे इक्वल डिस्टेंस पर हो? तो हाँ, उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आप जब भी कंसिडर करेंगे किसी भी पॉइंट को, तो वो Z1 और Z2 से इक्वल डिस्टेंस पर होगी। अगला है अगर रियल पार्ट ऑफ Z को में से A माइनस करें और वो Z माइनस Z1 के बराबर आ जाए, या फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z में से A माइनस करने पर वो Z माइनस Z1 के बराबर आ जाए, तो वहां पर आपको एक पैराबोला मिलता है। ये सारी चीजें आप याद रखें। वैसे अगर आपको बेसिक्स पता है, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो इन चीज़ों को आप एग्जाम में भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो सकता है आपसे अगर डायरेक्टली पूछ दे इस लोकस का मतलब, तो वहाँ पर आपको स्ट्राइक करना चाहिए ये सारी चीज़ें। इसीलिए आपको ये सब याद रखने की भी ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम देखें ZA' प्लस Z' A प्लस B, ये एक फॉर्म है जिससे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर A इज इक्वल टू AZ1 माइनस IZ2 ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो और B प्योरली रियल हो। तो यहाँ पर हमें जो स्लोप मिलता है वो माइनस ए बाई
ए बाई ए कॉन्जुगेट के बराबर होता है, और जो रियल स्लोप मिलती है वो होता है माइनस ऑफ रियल पार्ट ऑफ ए बाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए के बराबर। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है केवीपीआई पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि इस फॉर्म में अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या फिर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू इस तरह के लाइन को रिप्रेजेंट किया जाए तो वहां पर ऐसी चीज़ें होती हैं। अगला हम लोग देखें कि अगर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 0 हो तो वो दो लाइंस या फिर वो जो लाइंस ज्वाइनिंग हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, और अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बराबर हो तो वहां पर जो लाइंस ज्वाइन करती हैं वो पैरेलल होती हैं। अगला हम लोग बढ़ते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की तरफ। तो यहाँ पर एपी और जीपी का मतलब आपको पता ही है पहले से। एपी का मतलब तो आपको पता ही है, क्लास 10 में आपने पढ़ा है कि हम लोग यहाँ पर किसी भी टर्म को डिफाइन करते हैं फर्स्ट टर्म प्लस n-1 डी। डी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, और अरिथमेटिक मीन एम यहाँ पर जैसे मैंने दिया है, अरिथमेटिक मीन डिफाइन होता है उन दोनों नंबर्स के सम बाई 2 के बराबर। सिमिलरली सम ऑफ n टर्म्स या सम अप टू n टर्म्स डिफाइन होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी से। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। इसके अगर अलग अलग कुछ वेरिएशन दिए जाए तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इन बेसिक फॉर्मूले पता हैं तो। सिमिलरली जीपी में हम लोग nth टर्म को डिफाइन करते हैं a इंटू आर टू दी पावर n-1। a यहाँ पर फर्स्ट टर्म है और r यहाँ पर कॉमन रेशियो है। जैसे यहाँ पर d कॉमन डिफरेंस था वैसे ही r यहाँ पर कॉमन रेशियो है। a1 a2 a3 अगर gp में है तो उन सब का ln a1 ln a2 ln a3 AP में होगा। जैसा हम लोग जानते हैं लॉग लगाने से कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, तो उसी में से एक ये है कि अगर हम GP में मौजूद टर्म्स को अगर लॉग के अंडर ले आए तो वो जो उनसे नए टर्म्स बनेंगे वो सारे AP में होंगे। वैसे ही GM मतलब ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन होता है रूट अंडर AB के बराबर। रिलेशन बिटवीन AM एंड GM आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, हम लोग आगे इसमें एक इनइक्वालिटी पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट होगी। वैसे ही जीपी का जो सम होता है वो होता है a इंटू आर टू द पावर n-1 बाई r-1 या फिर a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर। यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि अगर r 1 से बड़ा है तो आप ये फॉर्मूला यूज करें, और r अगर 1 से छोटा है तो आप ये फॉर्मूला यूज करें। सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स एक जीपी में डिफाइन होती है a बाई 1 माइनस आर से। ये केस तभी पॉसिबल है जब r 1 से छोटा हो। r अगर 1 से बड़ा होगा तो सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स इन्फिनिटी के बराबर चली जाएगी, तो वहीं पर हमें देखना है ये सारी चीज़ों को। तो हम ये समझते हैं कि किस तरह से ये चीज़ आती है। तो अगर r 1 से छोटा है तो इस फॉर्मूले में हम लोग इसे पुट करेंगे। r 1 से छोटा है और अगर n हम लोग इन्फिनिटी ले लें तो ये वाला टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के एरर एनालिसिस वगैरह में भी कि अगर कोई चीज़ बहुत छोटी हो जाती है कंपैरेटिवली तो हम लोग उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो बस यहाँ पर 1 माइनस आर टू द पावर n को हम लोग 1 ले लेते हैं और नीचे 1 माइनस आर प्रेजेंट ही है, तो बस इस तरह से आप निकाल सकते हैं सम अप टू इन्फिनिट टर्म्स। अगला है HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि ये रेसिप्रोकल होता है उन टर्म्स के जो कि AP में होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर हार्मोनिक में हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आपको नेट टर्म पूछ दिया जाए तो वो 1 बाई a1 प्लस n-1 d के बराबर होता है। जैसा मैंने आपको बताया AP से मिलते जुलते इसके फीचर्स होते हैं, इसके फॉर्मूले होते हैं। आपको इसे अलग से याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप ये देख सकते हैं 1 बाई a1 प्लस n-1 d इज इक्वल टू 1 बाई an के बराबर ही आ रहा है ये चीज़, और बस आपको an को इधर और इस टर्म को नीचे ले जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो बस ये चीज़ आप याद रखें। अगला है B मतलब जो हार्मोनिक मीन होता है वो 2ac बाई a प्लस c के बराबर होता है। अगला है एक रिलेशन जो कि GM, AM और HM को कनेक्ट करता है। तो G स्क्वायर इज इक्वल टू AH और A इज ग्रेटर देन G इज ग्रेटर देन H। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है। आपको याद रखना है कि AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन GM एंड GM इज ऑलवेज ग्रेटर देन HM। यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी आता है अगर सभी नंबर्स इक्वल हो जाएं तो। उसके बाद है AGP। AGP एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्रेशन होती है। इसमें क्या होता है कि आपका कोएफिशिएंट जो होता है वो ऐड हो रहा होता है और उसमें एक रेशियो भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो इसे याद रखने के लिए आपको मतलब इसे सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो कि आपको याद ही रखना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर Sn आपको दिया हुआ हो a प्लस a इंटू आर, a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर
a प्लस एन माइनस वन डी इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन, तो आप क्या करिए इसे एक बार फिर से लिखिए, लेकिन इस बार r इंटू एस एन करके। तो यहाँ पर आपको मिलेगा ए आर ए प्लस डी आर स्क्वायर, मतलब सब में आपने आर आर मल्टीप्लाई कर दिया है, और लास्ट में आपको एक और टर्म मिलेगा ए प्लस एन माइनस वन डी आर। बस आपको इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा वन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू वन प्लस डी आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक जीपी बनती हुई दिख रही है आपको, यहाँ पर एक और टर्म आ जाता है। तो ये आप अगर आपको कोई एक चीज़ नहीं दी हुई है या फिर कोई एक चीज़ मिसिंग है, तो यहाँ पर आप रिप्लेस करके या तो आपको ए निकालने दिया जाएगा या फिर आपको एस एन निकालने दिया जाएगा, और आर जनरली दिया हुआ रहता है या और ए भी जनरली दिया हुआ रहता ही है, तो आपको हो सकता है ये टर्म निकालने दे दिया जाए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को देखना है, समझना है, और इस मेथड को ही आप ज़्यादातर लगाएं एजीपी में तो बेहतर होगा। वैसे ही अगर सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स पूछ दिया जाए एजीपी का, तो वो होता है ए बाई वन प्लस आर प्लस डी आर बाई वन माइनस आर का होल स्क्वायर। ये भी आप याद रखें। उसके बाद है ए वन प्लस टू प्लस अप टू एन, अगर हम लोग जाएं नेचुरल नंबर्स का सम, तो ये आपने बचपन में पढ़ा है n इंटू एन प्लस वन बाई टू के बराबर होता है। अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम कर दें तो ये होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं आसानी से, या फिर आप एक दो वैल्यू बिठाकर इसे चेक भी कर सकते हैं आपको अगर करना है तो। नेचुरल नंबर्स के क्यूब का जो सम आता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। जो चीज़ यहाँ आई थी बस आपको वही लिख के इसका होल स्क्वायर कर देना है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इनइक्वालिटीज़ की तरफ। तो इनइक्वालिटीज़ में जो हमें यहाँ देखने को मिलती है वो होती हैं ए एम इज़ ग्रेटर दैन जी एम इज़ ग्रेटर दैन एच एम, जैसा हमने ऊपर पढ़ा। उसके बाद है अगर वेड मीन्स यहाँ पर देखने को मिले। वेड मीन्स क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मल मीन निकालते हैं वहाँ तो हम लोग एक दोनों का सम करके बाई टू कर देते हैं या दोनों का प्रोडक्ट करके उसको रूट अंडर कर देते हैं। तो यहाँ वेड मीन्स के केस में क्या होता है कि हमें एक वेट भी मल्टीप्लाई करना होता है हर टर्म के साथ। वो कितनी बार अपीयर हुआ, वो क्या वेट रखता है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करने लगता है यहाँ वेड मीन्स के केस में। यहाँ पर भी आपको बस जैसा हम ऊपर कर रहे थे वैसा ही करना है। यहाँ पर W1A1 प्लस W2A2 प्लस WNAN करके आपको बस वेट से मल्टीप्लाई करके नीचे जब आप डिवाइड करेंगे इसे, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि वेज का जो सम करना होगा वो करना होगा। मतलब मान लीजिए अगर आपको ए टर्म का वेट 3 दिया हुआ है, बी टर्म का वेट 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको 3a प्लस 7b बाई 3 प्लस 7 करना है, न कि a प्लस b बाई 2। इसे आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इम्फेसिस होगा एक टर्म पर ये, या फिर कितना ज़्यादा पावर होल्ड करता है एक टर्म, ये आप समझकर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे ही जीपी में भी, मतलब जीएम भी जब आपको निकालना हो तो बस यहाँ वेज से इसे पावर में चढ़ा दीजिए और लास्ट में उसे जब आप रूट निकाल रहे हो तो उसे भी ऐड करके डाल दीजिए। सेम चीज़ यहाँ एच में भी करना है। इस केस में भी वेड मीन्स के केस में भी ए एम ऑलवेज ग्रेटर दैन जी एम ऑलवेज ग्रेटर दैन एच एम होता है। इसके बाद है मीन्स ऑफ mth पावर। अगर m 0 से छोटा या 1 से बड़ा हो तो उस केस में ये a टू द पावर m प्लस a2 टू द पावर m प्लस an टू द पावर m बाई n हमेशा बड़ा होगा a1 प्लस a2 बाई प्लस an बाई n टू द पावर m से। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है कि किस केस में क्या बन रहा है। आपको केस के साथ याद रखना है कि कौन से कंडीशन अप्लाई होते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको इनइक्वालिटीज के फॉर्म में कभी ये चीज़ दे दी जाए। उसके बाद इनइक्वालिटीज पर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करें तो एक होता है लेस दैन। आपको ये सिंबल्स तो पता ही हैं, ये लेस दैन होता है, ये ग्रेटर दैन, ये लेस दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, और ये नॉट इक्वल टू का सिंबल होता है। इक्वल नंबर्स ऐड किए जा सकते हैं दोनों साइड पर, दोनों को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन रिवर्स हो जाता है। ए एम ग्रेटर दैन जी एम ग्रेटर दैन एच एम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, कई जगहों पर यूज भी होगी। वेवी कर्व मेथड, जैसा मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि यहाँ अगर स्क्वायर होगा तो टच करके निकल जाएगी एक्सिस को, वो ग्राफ वहाँ पर साइन चेंज नहीं करेगा, लेकिन ऑड पावर्स के लिए ग्राफ की साइन चेंज हो जाएगी। और ये वेवी कर्व मेथड आपको याद रखना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके साथ ही अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म है, इन पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, जहाँ पर ग्राफ की साइन चेंज हो सकती है या फिर जहाँ पर ग्राफ 0 के बराबर हो जाएगा या फिर ये फंक्शन 0 की वैल्यू ले लेगा, उन पॉइंट्स को आपको ग्राफ पर प्लॉट कर लेना है या नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेना है, टू बी मोर
प्रिसाइज। तो नंबर लाइन पर प्लॉट करके आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी इवन आएगा वहाँ पर साइन चेंज नहीं करेगा ग्राफ, जहाँ जहाँ ऑड होगा वहाँ पर साइन चेंज होगा। और अगर डिनोमिनेटर हो तो डिनोमिनेटर वाले को 0 नहीं कर देना है, मतलब डिनोमिनेटर वाला पॉइंट हमेशा एक्सक्लूडेड रहेगा। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, ये हमेशा याद रखते हुए वेवी कर्व आपको बनाना है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुई। थैंक यू।